भारत में लोगों का शॉपिंग करने का तरीका बदल चुका है। कपड़ों से लेके मसालों तक, मोबाइल फ़ोन से लेके इंडक्शन स्टव तक, भारत के लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीदने लगे हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों में नहीं है, बल्कि फर्नीचर जैसी बड़ी चीज़ों में भी नज़र आ रहा है। और इसीलिए पिछले 10 साल में भारत का ऑनलाइन फर्नीचर मार्केट 10 गुना बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में ऑनलाइन फर्नीचर मार्केट भारत के टोटल फर्नीचर मार्केट का बस 1% हुआ करता था, पर यह शेयर अब बढ़ के 10% हो गया है। वेकफिट, पेपरफ्राई, रेंट मोजो, फरलैंको जैसे न जाने कितने सारे प्लेयर्स इस मार्केट में उतर आए हैं। और इस एक बदलाव के कारण भारत के वुड पैनल सेक्टर का रंग रूप ही बदल रहा है। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर फर्नीचर प्लाईवुड से बनता आया है, तो सालों से इस सेक्टर की कंपनीज प्लाईवुड मैन्युफैक्चर करते आई है। पर ऑनलाइन बिकने वाला ज़्यादातर फर्नीचर MDF यानी माइक्रो डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बनाया जा रहा है, और इस कारण से वुड पैनल सेक्टर प्लाईवुड से MDF की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पिछले 5 सालों से MDF सेगमेंट में कंपनीज जोरों शोरों से केपेक्स कर रही है। सेंचुरी प्लाई ने पिछले 3 साल में जितना केपेक्स किया है, उतना केपेक्स उन्होंने उसके पहले 20 साल में भी नहीं किया था। इस सेक्टर में ये एक मेजर शिफ्ट है, और इसे डिकोड करने के लिए आज हम 3 अहम सवालों पर फोकस करेंगे। पहला सवाल कि प्लाईवुड सेक्टर में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है और MDF की बढ़ रही है। दूसरा सवाल, MDF के बढ़ते पॉपुलैरिटी से वुड पैनल सेक्टर में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल्स पे क्या असर पड़ रहा है। और तीसरा सवाल, क्या इन कंपनीज को MDF कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी दे पा रहा है या बस ये एक टेम्पररी ट्रेंड है। इन तीनों सवालों को आराम आराम से एक एक करके समझते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। भारत का वुड पैनल सेक्टर 55,000 करोड़ का है। फाइनेंशियल ईयर 2018 से ये सेक्टर लगभग 10% पर एनम से ग्रो कर रहा है। इस सेक्टर को हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यानी MDF, पार्टिकल बोर्ड्स, लैमिनेट्स और डेकोरेटिव विनियर्स। प्लाईवुड, MDF और पार्टिकल बोर्ड से फर्नीचर का ढांचा बनता है। लैमिनेट्स और विनियर्स डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं जो इनके ऊपर लगाए जाते हैं अलग अलग तरीके की फिनिश देने के लिए। इन पांचों में प्लाईवुड का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, अराउंड 53%। उसके बाद लैमिनेट्स का शेयर है लगभग 21%, फिर MDF का 13% और पार्टिकल बोर्ड का 8.8%। लेकिन अगर इन सेगमेंट्स का ग्रोथ रेट देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड नज़र आती है। रेडीमेड फर्नीचर का मार्केट बढ़ रहा है, ऑनलाइन फर्नीचर का मार्केट बढ़ रहा है, तो इन फर्नीचर्स में यूज़ होने वाले MDF में फास्टर ग्रोथ रेट देखने मिल रहा है, और MDF प्लाईवुड का मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। इस कारण से प्लाईवुड का ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो गया है। प्लाईवुड सेक्टर बस 6% CAGR से ग्रो कर रहा है और MDF 15 to 20% से। और इसीलिए आज हम इन्हीं दोनों कैटेगरीज प्लाईवुड और MDF पे फोकस करेंगे। प्लाईवुड और MDF में मेजरली 4 लिस्टेड कंपनीज हैं: सेंचुरी प्लाई, ग्रीन पैनल और रुशील डेकोर। सेंचुरी प्लाई का रेवेन्यू लगभग 4,500 करोड़ है, ग्रीन प्लाई का 2,500 करोड़, ग्रीन पैनल का 1,450 करोड़ और रुशील डेकोर का लगभग 900 करोड़। सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई का ज़्यादातर रेवेन्यू प्लाईवुड से आता है। ग्रीन पैनल और रुशील डेकोर का ज़्यादातर रेवेन्यू MDF से आता है। इस टेबल से ये तो क्लियर है कि प्लाईवुड भले ही स्लो हुआ हो, कंपनीज के लिए ये अब भी मेजर रेवेन्यू ला रहा है, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए प्लाईवुड सेगमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। इससे हमें हमारे पहले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि प्लाईवुड सेगमेंट में प्रॉब्लम्स क्या है। दोस्तों, प्लाईवुड बनाने के लिए लकड़ी, एडहेसिव्स और एनर्जी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लकड़ी को पतले पतले शीट्स में काटा जाता है। इन पतले शीट्स को विनियर कहते हैं। फिर एडहेसिव्स यूज करके इन विनियर्स को क्रॉस डायरेक्शन में एक के ऊपर एक चिपकाया जाता है, और फाइनली इस स्टैक को हाई हीट और प्रेशर में प्रेस करके एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग बोर्ड बनाया जाता है। इस बोर्ड को हम प्लाईवुड कहते हैं। आज के दिन प्लाईवुड सेक्टर में 30% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है, बाकी 70% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का है। जी हाँ, सिर्फ 30% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। ऐसा क्यों? इसके लिए प्लाईवुड के अलग अलग कैटेगरीज को समझना जरूरी है। 3 तरह के, या आप कह सकते हो कि 3 रेंज के प्लाईवुड होते हैं: लो, मिड और प्रीमियम। जिस ग्रेड की लकड़ी उस ग्रेड का प्लाईवुड। सबसे कम कॉस्ट का रॉ मटेरियल सॉफ्टवुड और फास्ट ग्रोइंग प्लांटेशन वुड है, जैसे कि पाइन, सेडार, पॉपुलर और यूकलिप्टस। लोअर ग्रेड वाले प्लाईवुड में ये ज्यादा यूज होते हैं। दूसरी तरफ गुर्जन एक स्लो ग्रोइंग ट्रॉपिकल हार्डवुड है। ये सबसे ज़्यादा डेंस और मजबूत है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। इससे महंगे वाले प्लाईवुड में ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
अलग ग्रेड्स के प्लाईवुड को बनाने के लिए इन तीनों क्वालिटी की लकड़ियों को मिक्स एंड मैच किया जाता है। सेंचुरी प्लाई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सॉफ्टवुड से बना प्लाईवुड सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसीलिए भारत में मिड और लो ग्रेड क्वालिटी का प्लाईवुड का मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा है। 30% प्लाईवुड लो ग्रेड का बिकता है। इसका प्राइस 40 to 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास होता है। 50% मार्केट मिड ग्रेड क्वालिटी प्लाईवुड का है। इसका प्राइस अराउंड 70 to 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। और बाकी 20% मार्केट प्रीमियम ग्रेड का है। इसका प्राइस 120 to 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट होता है। बेसिकली प्लाईवुड का मार्केट बेल शेप्ड है। जो बीच की कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का कोर फोकस प्रीमियम ग्रेड प्लाईवुड पे है और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लो और मिड क्वालिटी प्लाईवुड में डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट लो ग्रेड कैटेगरी में तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ऑपरेट ही नहीं करते, तो ये कैटेगरी ही अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। बट आखिर प्रीमियम ग्रेड प्लाईवुड का मार्केट शेयर इतना कम क्यों है? देखो, अगर हर चीज़ में प्रीमियम ग्रेड प्लाईवुड यूज़ किया जाए तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसीलिए कस्टमर्स प्रीमियम प्लाईवुड का यूज़ फर्नीचर वगैरह बनाने में करते हैं। बाकी जगह जहां लुक एंड फील इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो लो या मिड रेंज वाला प्लाईवुड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी की नहीं है, वरना तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आसानी से लो ग्रेड कैटेगरी में भी एंटर करके मार्केट शेयर कैप्चर कर ही सकते थे। पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास इसको लेके एक बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज है। और ये कॉस्ट एडवांटेज अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के क्लस्टर्ड अप्रोच और लोकल रॉ मटेरियल सोर्सिंग से आता है। हरियाणा का यमुनानगर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यमुनानगर अकेले ही भारत का 40 to 50% प्लाईवुड प्रोड्यूस करता है। यहाँ हिमालयन टिम्बर की अच्छी सप्लाई है और एक बार क्लस्टर बन गया तो ग्लू सप्लायर्स, मशीनरी और स्किल्ड लेबर सब वहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया। और तो और इनको मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च नहीं उठाना पड़ता है। इतने सारे एनवायरनमेंट कंप्लायंसेस वगैरह नहीं मीट करने पड़ते हैं, जिसके कारण वो बहुत लो कॉस्ट पे प्लाईवुड बेच पाते हैं। ऊपर से 2017 तक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज भी था। देखो, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स छितरे हुए होते हैं। जल्दी से किसी एंटिटी का रेवेन्यू 5 करोड़ क्रॉस नहीं करता, तो प्री जीएसटी एरा में उनको एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता था, जिसके कारण ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के सेलिंग प्राइस में काफी डिफरेंस था। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सिर्फ प्रीमियम प्लाईवुड पे डिपेंडेंस डेंजरस हो सकता था। ग्रीन प्लाई ने अपने मई 2018 के कॉन कॉल में इस डेंजर को एक्नॉलेज भी किया। कंपनी के तब के सीईओ ने कहा कि 2 साल से उनका रेवेन्यू सिर्फ सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहा था। एक छोटा मार्केट साइज और स्लो रेवेन्यू ग्रोथ, ये दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए काफी कंसर्निंग थे। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को फाइनली थोड़ी राहत मिली जब 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई। जीएसटी आते ही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के बीच का जो प्राइस डिफरेंस था वो काफी कम हो गया। ग्रीन पैनल के आरएचपी के हिसाब से जहां पहले प्राइसेस में 40% का डिफरेंस हुआ करता था, वो डिफरेंस घट के 20% हो गया। सेंचुरी प्लाई और ग्रीन पैनल ने इस मौके को हाथ से नहीं निकलने दिया। सेंचुरी प्लाई ने अपना मिड ग्रेड प्रोडक्ट सैनिक लॉन्च किया और ग्रीन प्लाई ने जनसाथी और भरोसा नाम के अफोर्डेबल ब्रांड्स लॉन्च किए। इस मूव से कंपनीज को फायदा भी हुआ है। 2019 से 2023 के बीच टोटल प्लाईवुड में सेंचुरी प्लाई का मार्केट शेयर 4.5% से बढ़ के 8.5% हो गया। बेसिकली मिड ग्रेड प्लाईवुड में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अपने खुद के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट को टक्कर दे रहे हैं। इसका क्लियर इंडिकेशन आपको सेंचुरी प्लाईवुड के गिरते एवरेज रेवेन्यू में दिख जाएगा, स्पेशली 2018 से 2020 के नंबर्स में। अब क्योंकि प्लाईवुड का बहुत बड़ा मार्केट लोअर प्राइस वाले प्रोडक्ट्स का है, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स वहां भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे और इसके लिए उन्हें मिला एक न्यू प्रोडक्ट, MDF, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। दोस्तों, MDF का प्राइस लगभग लो ग्रेड प्लाईवुड के बराबर होता है, पर क्वालिटी में MDF लो ग्रेड प्लाईवुड से काफ़ी बेहतर है। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स वाले सस्ते लो ग्रेड प्लाईवुड से उन्हें जो compete करने में प्रॉब्लम आ रही थी, MDF उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। MDF बनाने के लिए हार्डवुड और सॉफ्टवुड के बचे हुए टुकड़ों को तोड़कर बारीक वुड फाइबर्स बनाए जाते हैं। फिर इन फाइबर्स को हाई टेम्परेचर पे वैक्स और रेजिन के साथ मिला के एक सॉलिड बोर्ड का रूप दिया जाता है। इसका सरफेस स्मूथ होता है तो इसको आसानी से पेंट किया जा सकता है। इसीलिए MDF फर्नीचर बनाने में और इंटीरियर डिजाइनिंग में आज प्लाईवुड की जगह यूज होने लगा है। ये जो टेबल पे मैं बैठा हूँ ये भी MDF से बना हुआ है। रेडी टू असेंबल फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर फॉर किचन्स एंड ऑफिस टेबल्स, बुक शेल्व्स और कई तरह के इनएक्सपेंसिव फर्नीचर MDF से ही बनाए जा रहे हैं। साथ ही वॉल पैनलिंग और फॉल सीलिंग जैसी चीज़ों के लिए भी MDF प्लाईवुड के मुकाबले ज़्यादा सस्ता और फंक्शनल होता है। MDF बनाने के लिए बड़े बड़े मशीन्स लगते हैं
जहां प्लाईवुड सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, वहीं एमडीएफ इंडस्ट्री ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है और इस कारण से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास इसमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी है। भारत में एमडीएफ की बात करें तो 2010 से ये चालू हो गया था, पर असली ग्रोथ, असली केपेक्स पिछले 5 सालों में हुई है। ग्रीन प्लाई ने 2010 में इस सेक्टर में एंट्री ली थी। प्राइवेट स्पेस में एक्शन टेसा भी 2010 से एमडीएफ सेक्टर में पकड़ बनाए हुए है। रुशिल डिकॉर 2012 में मार्केट में आया और सेंचुरी प्लाई 2018 में। 2018 में ग्रीन प्लाई का एमडीएफ डिवीजन और प्लाईवुड डिवीजन स्प्लिट हो गया था। बड़े भाई एसपी मित्तल के हिस्से एमडीएफ यूनिट ग्रीन पैनल आया और छोटे भाई राजेश मित्तल के हिस्से प्लाईवुड यूनिट ग्रीन प्लाई आया। दोनों भाइयों के अग्रीमेंट के बेसिस पे ग्रीन प्लाई 7 साल तक एमडीएफ स्पेस में एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन कोविड के बाद एमडीएफ स्पेस में काफ़ी डेवलपमेंट्स होने लगे। शायद ग्रीन पैनल को लगा कि किसी नए अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कम्पीट करने से तो बेटर होगा कि खुद के फैमिली से कम्पीट कर लिया जाए, तो उन्होंने 7 ईयर्स का नॉन कम्पीट वेव कर दिया। एज अ रिजल्ट 2023 से ग्रीन प्लाई वापस से एमडीएफ मैन्युफैक्चर करने लग गया है। बट ओवरऑल बस टॉप के 4-5 प्लेयर्स मिलकर इंडस्ट्री का 70% कैपेसिटी कंट्रोल करते हैं। अब इस चार्ट को देखो, पिछले 5 साल में ग्रीन प्लाई और सेंचुरी प्लाई ने 2 स्टेजेस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। सेंचुरी प्लाई का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 गुना हो गया है। इसके लिए पिछले 5 सालों में उन्होंने लगभग 960 करोड़ का केपेक्स सिर्फ एमडीएफ सेगमेंट में किया है। ग्रीन पैनल की कैपेसिटी 1.6x ग्रो हुई है। ग्रीन पैनल ने पिछले 5 सालों में लगभग 650 करोड़ का केपेक्स किया है। रुशिल डिकॉर की कैपेसिटी भी 3.6x हो गई है। इसके लिए उन्होंने 400 करोड़ का केपेक्स किया है। ग्रीन प्लाई को वापस मार्केट में आए 2-3 साल ही हुए हैं, पर वो वेस्टर्न भारत में कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं जहां अब तक कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। इसके लिए उन्होंने 617 करोड़ का केपेक्स किया है। एज ए रिजल्ट जो कंपनी ज़्यादातर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर करते थे उनकी बैलेंस शीट अब चेंज हो रही है। सेंचुरी प्लाई को ही देख लो, उनका प्लाईवुड सेगमेंट का एसेट टर्नओवर रेशियो कंसिस्टेंटली 1.5 के ऊपर रहा है, पर एमडीएफ में ये रेशियो 1 के ऊपर नहीं जाता। देखो, प्लाईवुड और एमडीएफ दोनों ही वुड पैनल्स हैं, पर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के कारण दोनों के सेक्टर्स का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ तक कि दोनों सेगमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और कॉस्ट्स में भी काफ़ी अंतर है। एमडीएफ और प्लाईवुड का बस 20% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम है, 80% चैनल यूनिक है, अलग है। प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। अगर आपने कभी खुद से फर्नीचर बनवाया है तो या तो आपने खुद कारपेंटर को बोला होगा कौन सा प्लाईवुड यूज़ करना है, या कारपेंटर ने आपको कुछ सजेस्ट कर दिया होगा, या प्रोबेबली आपके इंटीरियर डिज़ाइनर ने। बेसिकली प्लाईवुड खरीदने का डिसीजन कंज्यूमर के हाथ में होता है, इसीलिए इसमें एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट एमडीएफ एक कमोडिटी की तरह है। आइकिया जैसी बल्क में फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज डायरेक्टली ही एमडीएफ मैन्युफैक्चरर से एमडीएफ खरीद लेती हैं, इसलिए इसमें कई बार बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत ही नहीं होती। सही क्वालिटी और सही दाम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और इसीलिए जो कंपनीज एमडीएफ बनाती है उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी से कम होता है। ये देखो, सेंचुरी प्लाई का एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग स्पेंड्स यूजुअली रेवेन्यू का 4-5% होता है और ग्रीन पैनल का बस 1-2%। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, लोअर एड स्पेंड्स के कारण एमडीएफ वुड पैनल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरी है। जहां प्लाईवुड में 10-11% का मार्जिन है, वहीं एमडीएफ में 20-21% का मार्जिन है। बीच में कम ट्रेडर्स होने की वजह से एमडीएफ का वर्किंग कैपिटल साइकिल प्लाईवुड के मुकाबले छोटा होता है और इस कारण से एमडीएफ का कैपिटल रोटेशन भी बेटर है। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए एमडीएफ कैटेगरी में एंटर करना एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। वो धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का सस्ता प्लाईवुड वाला मार्केट कैप्चर कर लेंगे और ये करते हुए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स भी बढ़ जाएगी, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं। ऊपर से एमडीएफ कैटेगरी में ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी है। भारत के बाहर तो मैक्सिमम कंट्रीज प्लाईवुड से ज़्यादा एमडीएफ यूज़ करते हैं। बाहर के देशों में रेडीमेड फर्नीचर ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ कारपेंटर्स यहाँ जितने कम रेट्स पे नहीं मिलते। इसीलिए भारत के बाहर फर्नीचर इंडस्ट्री में प्लाईवुड टू एमडीएफ का रेशियो 30:70 का है और भारत में ठीक इसका ऑपोजिट, 70 प्लाईवुड 30 एमडीएफ। पर अब आइकिया, वेकफिट जैसे ब्रांड्स के आ जाने के कारण भारत में भी चीज़ें बदल रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018 से भारत का एमडीएफ मार्केट 25% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। उम्मीद है कि आगे भी ये इंडस्ट्री 15% सीएजीआर से ग्रो करती रहेगी। इन कॉन्ट्रास्ट प्लाईवुड इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम हो गया है। ये इंडस्ट्री अब 5-6% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। कुछ प्रोजेक्शंस के हिसाब से तो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक प्लाईवुड और एमडीएफ इंडस्ट्री सेम साइज के हो जाएंगे।
बेसिकली प्लाईवुड मार्केट के स्लो ग्रोथ ने ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को असमंजस में डाला हुआ था। जब मार्केट साइज का ग्रोथ ही धीमा हो गया तो उनके पास अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को चैलेंज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मिड ग्रेड प्लाईवुड कैटेगरी में वो डायरेक्टली टक्कर देने लगे और लो ग्रेड प्लाईवुड के लिए उन्होंने एमडीएफ का सहारा लिया। ये एक ऐसी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें एंटर करना अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। गवर्नमेंट लॉज ने भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया है। 2018 में जीएसटी आने के कारण 2017 में माफ़ करना जीएसटी आने के कारण ऑर्गेनाइज प्लेयर्स मिड रेंज या मिड ग्रेड प्लाईवुड में कम्पीट करने का सोच भी पाए हैं। और इनफैक्ट फरवरी 2025 में गवर्नमेंट ने BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया। इससे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर शायद और कम हो जाए। बट ये सब अचीव करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। अनऑर्गेनाइज मार्केट को कैप्चर करते करते ये प्लेयर्स आपस में ही प्राइस वॉर्स में लग गए हैं। एमडीएफ में कंपनीज का एवरेज रियलाइजेशन लास्ट 2 to 3 ईयर्स से गिर रहा है। एज अ रिजल्ट एमडीएफ के एक्सपेक्टेड EBITDA और रियलिटी में अंतर है। जिस सेक्टर में 20 to 21% EBITDA की उम्मीद है, उस सेक्टर में लास्ट ईयर न्यू एंट्रेंट सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई बस 4 to 6% का EBITDA कमा पाए। सालों से इस सेक्टर में काम करने वाला ग्रीन पैनल भी बस 13 to 14% EBITDA ही कमा पाया। बट इंडस्ट्री प्लेयर्स होपफुल हैं कि ये सिचुएशन जल्द ही ठीक हो जाएगी। ग्रीन प्लाई के एमडी सानिध्य मित्तल ने अपने कॉन कॉल में यह आश्वासन भी दिया है। Currently, yes, there is a overcapacity. There is a price fight in the market. There is a margin war where all the top players, the margins of at least the listed players have come down. But if you look at this on a 3-year or a 5-year or a 7-year period, I am quite confident that the ROCs will come to a justified and respectable level. And if it does not come on a long-term basis, it is obviously very clear that people are not going to continuously invest, neither us. तो दोस्तों, ओवरऑल इंडस्ट्री एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का शेयर बढ़ रहा है, लेकिन इसका जुर्माना अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को चुकाना पड़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सही है? अगर हर एक इंडस्ट्री को बस कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही डोमिनेट करेंगे तो क्या ये भारत के लिए सही होगा? ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को तय करना होगा। आई होप आपको तीनों सवालों के अब जवाब मिल गए कि कैसे लो ग्रेड प्लाईवुड में कम्पीट करने के लिए एमडीएफ का रेलेवेंस बढ़ रहा है, कैसे कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रेडीमेड फर्नीचर एंड उसका इम्पैक्ट कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे कैसे पड़ रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एमडीएफ में ज़्यादा है, पर अभी कंपनीज उससे ज़्यादा EBITDA भी कमा पा रही हैं। एंड फाइनली, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है जहां प्रीमियम कैटेगरी में प्लाईवुड अब भी रेलेवेंट है, बट लो एंड मिड कैटेगरीज में एमडीएफ डोमिनेट कर सकता है। ग्लोबल ट्रेंड भी यही कह रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना कि हम और कौन से सेक्टर्स कवर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हर सैटरडे अपने सेक्टर रिव्यू के साथ आपके सामने आता हूँ। मैं हूँ शांतनु जैन। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।